बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है सैयद राहत शाह और आप देख रहे हैं हम पाकिस्तानी लोग। पिछली वीडियो में हमने बात की थी पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी हालात और उससे बाहर निकलने का प्लान। उस प्लान को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था क्योंकि वो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो उसके एक हिस्सा हमने पिछली वीडियो में रिकॉर्ड किया था और एक हिस्सा इस वीडियो में हम आपको उसके मंदरजात जो है वो बताना चाहेंगे। पिछले वीडियो में एक दो बातें थी, उनको मैं क्लियर करता जाऊं। एक बात थी पॉलिसियों का तसलसल के इसका क्या मतलब था, कुछ लोगों ने पूछा तो मैं आपको बताता चलूं कि पॉलिसियों का तसलसल इस तरह से है कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करें तो उसको फिर टाइम पे आप लोग जो है वो कंप्लीट करें। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा। सबसे पहले हमने एक मंसूबा शुरू किया था 1990 के अवाइल में और उस मंसूबे का नाम था नीलम झेलम हाइडर पावर प्रोजेक्ट। उस मंसूबे को 5 साल की मुद्दत में कंप्लीट होना था और जो टोटल उसके बजट बना था वो बना था 27 अरब रुपया। कुछ सियासी मामलात की वजह से और कुछ मिसमैनेजमेंट और गलत प्लानिंग की वजह से वो मंसूबा बढ़ता गया और जाके कंप्लीट हुआ 2018 में। उस पर जो टोटल खर्चा आया उस मंसूबे पे वो आया 550 अरब रुपया। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अगर पॉलिसियों का तसलसल ना हो, हम अपने मंसूबों को वक्त पे कंप्लीट ना कर सकें, तो वो मंसूबे हमारे फ़ायदे की बजाय उल्टा हमारे लिए नुकसान का बायस बन जाती है। तो जो भी मंसूबा गवर्नमेंट शुरू करना चाहती है तो उसमें ये इंश्योर करे कि जितना उन्होंने टाइम इसके लिए मुकर्रर किया है वो उस मुकर्रर करदा टाइम पे कंप्लीट हो जाए। कोई चीज़ अगर बाहर से मंगवानी है तो उसका इंतज़ाम वक्त पे करना। अगर कोई ऐसा काम है कि जिसके लिए कोई आर्डर देने हैं, कोई कंट्रैक्टर आना है, कोई कंसल्टेंट आना है, तो वो सारा का सारा इंतज़ाम गवर्नमेंट वक्त पे कर लें तो ये मंसूबे इतनी ज़्यादा मुद्दत में कंप्लीट नहीं होंगे। हम बात करते हैं दरमियाने दर्जे के इक़दामात या फिर इंटरमीडिएट टर्म्स के जो मंसूबे थे जो गवर्नमेंट करे, ताकि हम जो हमारे मुल्क पे हर 3-4 साल बाद इस तरह का आता है दौर कि हमें मजबूरन IMF के पास जाना पड़ जाए, तो हमें कुछ ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे मंसूबों की ज़रूरत है कि एक दफ़ा या 2 दफ़ा तो चलो हम IMF के पास जाएं, लेकिन उसके बाद हम माली तौर पे इतने जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए कि हम अपने सारे मामलात या अपने सारे फैसले खुद कर सकें, हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत महसूस ना हो। तो उसमें से कुछ मंसूबों का जिक्र हमने पहले कर लिया था फर्स्ट वीडियो में, और अभी कुछ मंसूबों का जिक्र हम सेकंड वीडियो में जो सेकंड पार्ट है इसमें करेंगे। ये अभी सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे ये डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट या दरमियानी मुद्दत के मंसूबे। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो फोकस हमारा होना चाहिए जी एग्रीकल्चर पे। हमारे मुल्क की 55% आबादी जो है वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है और इसके अलावा हमारी जो है लैंड बहुत फर्टाइल है, ज़रखेज़ ज़मीन है, मेहनत कश मज़दूर हैं, हमारे किसान बहुत मेहनती है। इसके लिए फोकस करने की ज़रूरत यह है कि हम कुछ बीज बेहतर तरीके से लगाएं, पानी का इंतज़ाम बेहतर करें, नहरें और जो हमारे पुल हैं इनको जो है पक्का किया जाए ताकि पानी जो है वो आखिर तक हम पहुंचा सके। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। अभी CPEC के तहत एक छोटा सा आजमाइशी बुनियादों पे एक मंसूबा शुरू किया गया चावल का। पंजाब के एक शहर में उन्होंने लगाया इसको। तो उसके फ़वाइद अगर मैं आपको बताऊं, हमारे जो रिवायती चावल है उसके मुकाबले में हमने जो बीज चाइना से मंगवा के उसको तजुर्बाती बुनियादों पे उसको लगाया है तो उसकी फसल 5 गुना ज़्यादा है और उसके साथ साथ उसमें जो पानी का इस्तेमाल है उस चावल को काश्त करने के लिए वो भी हमारे रिवायती जो चावल हम काश्त करते हैं उससे 50% कम है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर हम एग्रीकल्चर को सही तरीके से फोकस करें और इस पे सही तरीके से अपनी तवज्जो मरकूज़ करें तो हम बहुत ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, पूरी दुनिया को अपनी अजनास और जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जबकि हमारी जो कमी है जो हम पूरी दुनिया से इम्पोर्ट करते हैं मुख्तलिफ चीज़ें, उनको अपने मुल्क में पूरा कर सकते हैं। दूसरा जी हमारा जो एडिबल ऑयल है यानी खाने का तेल, ये हम इम्पोर्ट करते हैं इंडोनेशिया और मलेशिया से। कनोला हम इंपोर्ट करते हैं, उसके अलावा सोयाबीन इंपोर्ट करते हैं और इससे हम जो है वो अपने खाने का तेल बनाते हैं और अभी जो आजकल इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा है।
हमारे मुल्क में चावल बहुत ज़्यादा पैदा होता है और चावल को साफ करने के बहुत ज़्यादा कारखाने हैं पूरी दुनिया में। आप देख लें तो पूरी दुनिया में चावल की जो छुक्कर उससे निकलता है चावल को साफ करने के बाद, उस चावल के छुक्कर से, जिसको राइस ब्रैन भी बोलते हैं, उससे जो है वो खाने का तेल निकाला जाता है। हमारे मुल्क दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क है चावल के पैदावार के लिहाज से, लेकिन हम 1 लीटर तेल भी उससे पैदा नहीं करते। तो अगर गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो फरमाए तो हमारी जो खाने पीने का तेल है उसका तकरीबन 50% हम यहाँ पे अपने मुल्क में जो है वो पैदा कर सकते हैं चावल के चुक्कर से। उसके बाद हमारी जो दालों की प्रोडक्शन है, हम दालें बाहर के ममालिक से इंपोर्ट करते हैं। हम ऐसे इलाके आइडेंटिफाई कर लें जो कि दालों की पैदावार के लिए जो है वो मौजू हैं, और वहाँ पे दुनिया से बेहतरीन इंजीनियर्स को बुलवा के या दुनिया से बेहतरीन जो है वो बीज मंगवा के इधर हम अपने इलाकों में अगर उनको काश्त करेंगे तो ये जो हमारी डिफिशिएंसी है इसको हम बहुत हद तक जो है वो पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा जो थर में हमारा कोयला है, दुनिया का 3रा या 4था बड़ा जखीरा है कोयले का थर में। 178 अरब टन कोयला है वहाँ पे। उस कोयले को हम बिजली के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजली पैदा करने के लिए, और उसके अलावा इसको उससे डीजल बनाया जा सकता है। तो अगर हम उसको डीजल बनाने के लिए इस्तेमाल करें तो हम जो इतना बड़ा जो हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल है जिसमें पेट्रोल और डीजल दोनों शामिल है, तो उसमें बहुत हद तक जो है वो हम कमी ला सकते हैं और हमारे रुपए पे जो प्रेशर पड़ता है तो उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। उसके अलावा फिर हमारे पास जो है वो हम मीडियम डैम्स, एक तो छोटे डैम्स हैं जो कि आप 1 साल के अंदर तक कंप्लीट कर लेते हैं, उन पे भी तवज्जो देनी चाहिए, बहुत कम सरमाए से बन जाते हैं। लेकिन जो मीडियम डैम्स हैं जो कि दरमियाने डैम जिनको हम बोलते हैं वो तकरीबन 5 साल के अरसे तक कंप्लीट हो जाते हैं। वापडा के पास काफ़ी ऐसे स्पॉट्स अवेलेबल है जहाँ पे जो है वो मीडियम्स डैम बनाए जा सकते हैं और उन पे खर्चा भी कोई इतना ज़्यादा नहीं होता जितना बड़े डैमों पे होता है। तकरीबन 15 अरब से 30 अरब रुपए के दरमियान जो है वो दरमियानी डैम बनाए जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट को फौरी तौर पे दरमियानी डैम के बारे में भी सोचना चाहिए ताकि इस ज़्यादा से ज़्यादा डैम बना सके और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को हम स्टोर करें, और जब ज़रूरत हो जिन मौसम में जब हम फसलें उगाते हैं तो हमारे जो ज़मीनें हैं उनको हम फसलों के लिए पानी मुकर्रर वक्त पे प्रोवाइड कर सके। उसके अलावा हमारे जो माउंटेनियस रीजन है जिसमें हमारा KPK में आपके स्वात आ जाता, मालाखंड का पूरा रीजन आ जाता है, इसके अलावा हज़ारा रीजन आ जाता है, आज़ाद कश्मीर आ जाता है, गिलगित बल्तिस्तान आ जाता है। इसमें दरिया जो है वो बड़े तंग रास्तों से निकलते हुए जाके एक बड़ी जगह पे गिरते हैं। तो अगर हम जो दरिया आ रहे हैं उनको उनके ऊपर 15 मीटर या 20 मीटर के छोटे बंद बना दें सिर्फ पानी को उधर ज़ख़ीरा करने के लिए, और वो भी उस वक्त के लिए कि जब हमारे ड्राई सीजन चले, मतलब कि हमारे डैमों में पानी खत्म हो जाए, तो वो हमने जो दरियाओं पे बंद बांधे होंगे छोटे बंद, उनमें से पानी रिलीज करके अगर हम अपने बड़े डैम जिसमें आपका तरबेला है और जिसमें आपका मंगला डैम है उसमें पानी को ला सकें तो क्या होगा, इससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो हम अपने दरियाओं में पानी को ज़्यादा बहा के जब उनकी ज़रूरत हो तो अपने फसलों को ज़्यादा बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को हम ज़्यादा से ज़्यादा मराहत दें, इनकरेज करें, बैरूनी मुल्क से लोगों को बुलवाएं। जिस तरह CPEC के 2nd फेज़ में है कि उसमें हमने इंडस्ट्री को बुलाना था लेकिन कुछ वजूहात की वजह से जो है वो थोड़ा सा डिले है, उस पर गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादातर इंडस्ट्री ऐसी है कि जो पाकिस्तान से चीज़ें बना के बाहर के ममालिक को एक्सपोर्ट करेंगी। इसके अलावा बायोगैस है, सोलर एनर्जी है, इन पे भी ये दरमियानी मुद्दत के मंसूबे हैं कि गवर्नमेंट अगर इस पर तवज्जो दे तो वो हमारे मंसूबे के जिसमें हमें ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, इम्पोर्टेड ऑयल की, तो उससे हमारा जो है वो तवज्जो कम हो सकती है। अब ज़रा बात करते हैं लॉन्ग टर्म, लंबे अरसे की मंसूबे। ये अरसा जो है 5 साल से 10 साल का अरसा होगा जिसमें हम ये मंसूबे हमें इनको मुकम्मल करना चाहिए, इनको हम मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो बड़े डैमों की, बड़े डैमों को बनने के लिए काफ़ी अरसा दरकार होता है। जिस तरह से अभी गवर्नमेंट ने 2020 में एक डैम शुरू किया है, दियामेर बाशा डैम, इसको 11 साल लगेंगे कंप्लीट होने में, लेकिन अगर उसके हम फ़वाइद देख लें तो बहुत ज़्यादा है। आगे चल के कभी वीडियो में उसके मुतालिक फिर तफसील से बात करेंगे। लेकिन जो बड़े डैम है पाकिस्तान में इस वक्त, दियामेर बाशा डैम तो बढ़ रहा है, उसके साथ मोहम्मद डैम बन रहा है, कालाबाग डैम रेडी टू बिल्ड डैम है, सारी सब कुछ हो चुका है, उसके डिटेल डिज़ाइन बन चुका है, वर्कर्स कॉलोनी बन चुकी है, लेकिन सुबह की मुखालफत की वजह से
उस पर काम रुका हुआ है। इसके अलावा कोडी डैम है, कटजरा डैम है और बौंजी डैम है। तो इन पे काम शुरू कर लें तो 10 से 15 साल में हम अगर इनको कंप्लीट कर लें तो हम बिजली और पानी दोनों में जो है वो खुद कफील हो सकते हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन अभी पीटीआई की गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स जो हैं उनको दिया है मुख्तलिफ कंपनियों को कि वो वहाँ पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर करें। लेकिन किसी भी ऑयल एंड गैस के रीजन को डेवलप होने के लिए कम से कम 5 से 7 साल दरकार होते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट पाकिस्तान में आए उनकी तवज्जो होनी चाहिए कि नए से नए ब्लॉक, ज़्यादा से ज़्यादा रीजन्स को वो कंपनियों को एलोकेट करे और उनको पाबंद करे कि 2 साल के अंदर अंदर वो तमाम के तमाम एरिया जो एलोकेट हुए हैं वहाँ पे एक्सप्लोरेशन का काम जो है वो शुरू हो जाए। क्यों? अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपको अंदाज़ा है फिर उस पर जो है 5 से 7 साल जब उसको डेवलप होने में और नेशनल सिस्टम में शामिल होने के लिए जब लगेंगे तो ये बहुत लंबा अरसा हो जाता है। उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो उनको फैसिलिटीज़ दें, उनको थोड़ा सा जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में उनकी लिस्टिंग में आसानी बनाए, उनको कर्जे देने में आसानी बनाए ताकि पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल एंड गैस अपने मुल्क में खुद पैदा कर सके और जो इम्पोर्टेड हमारी ये चीज़ें हैं इन पे तवज्जो कम से कम हो। फिर अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाती हैं हमारी मिनरल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत सी नेमतों से नवाजा है। इसमें बहुत से मादनियात शामिल है, गोल्ड है, कॉपर है, यूरेनियम है, प्लाटीनियम है, कोयला है, जिप्सम है और बहुत सी कीमती धातें हैं जो कि पाकिस्तान में पाई जाती हैं। कुछ का तो हमें पता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका अभी तक हमें पता ही नहीं है, हम उसके करीब तक नहीं गए हैं, अभी तक हमने वहाँ पे कोई सर्वेज ही कंडक्ट नहीं किए हैं। तो गवर्नमेंट को ज़रूर चाहिए कि वो ऐसे मंसूबे बनाए कि जो हमारे गोल्ड, कॉपर, लोहे के, जिप्सम के, कोयले के और जो बहुत से हमारे मादनियात हैं उनसे हम मुस्तफ़ीद हो सकें। और ये क्योंकि लंबे अरसे के मंसूबे हैं, ये 2-3 साल में नहीं होंगे। इसको शुरू करेंगे तो ये जाके 10 साल या 5 से 10 साल के अरसे में ये जगह जो हैं ये डेवलप हो सकती हैं और यहाँ से बहुत से लोगों को रोज़गार मिल सकता है। वो चीज़ें जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उनकी बचत हो सकती है और अपने मुल्क में इन चीज़ों को बना के पूरी दुनिया में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान की दौलत को काफ़ी बढ़ाया जा सकता है अपने मिनरल रिसोर्सेज को क्या करने, प्रॉपरली यूटिलाइज करने के। इसके अलावा एक मंसूबा तो बहुत बड़ा हमारे चल रहा है CPEC का, उसका सेकंड फेज़ अभी उस पर काम शुरू है लेकिन सुस्त है। उसको तेज़ करने का और फिर थर्ड और फोर्थ फेज़ जो है जो कि 2030 में कंप्लीट होना है, उसको टाइम पे कंप्लीट अगर कर लिया जाए तो इसके बहुत ही जो है वो मुस्बित असरात जो है पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों के मईशत पे मुरतब होंगे। उसके अलावा RPEC, रशियन पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर रशिया गए थे और वहाँ पे कुछ मुआहदे करके आए हैं लेकिन हुकूमत चेंज होने की वजह से वो सर्द महरी का शिकार हुए हैं। रशिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, पूरी दुनिया के साथ उनकी बहुत बड़ी तिजारत होती है। पाकिस्तान के थ्रू अगर पाकिस्तान की सड़कें और बंदरगाहों को इस्तेमाल करते हुए वो अपना सामान अगर बाहर की दुनिया को भेजें तो पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। दिफाई लिहाज से भी हम बहुत मजबूत हो जाएंगे और उसके अलावा हम इक्तिसादी लिहाज से भी बहुत ज़्यादा जो है वो मजबूत हो सकते हैं। इसके अलावा SPEC, सऊदी अरेबियन पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने 1-2 मंसूबों का जिक्र किया था। उसमें से एक जो था वो ऑयल रिफाइनरी बल्कि एक ऑयल सिटी का मंसूबा था। तो वो ऑयल सिटी जो है वो गवादर में बनाने का इरादा रख रहे थे लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वो मंसूबा थोड़ा सा आगे चला गया और अभी वो मंसूबा जो है वो हब में, बलूचिस्तान में हब के मकाम पे शुरू करने का इरादा रखते हैं। तो इसके उनको ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए, जो रुकावटें उनको दूर करना चाहिए क्योंकि अगर इतनी बड़ा जो रिफाइनरी है जो वो बनाना चाहते हैं वो पाकिस्तान में बन जाए तो इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है वो फिर फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा जितनी भी ममालिक हैं हमारे रीजन के जिसमें सेंट्रल एशिया आ जाता है, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, जो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं जिनको अपनी तिजारत के लिए बंदरगाह की ज़रूरत पड़ती है और जो सबसे शॉर्ट और सबसे फिजिबल रास्ता उनके लिए मिलेगा या उनको बनेगा वो बनेगा गवादर या कराची। तो अगर गवर्नमेंट अफगानिस्तान में, क्योंकि अब अमन हो गया है, काफ़ी हालात जो है वहाँ पे सुधर गए हैं, तो उनकी गवर्नमेंट से बात करके और ये जो मंसूबे पहले बनाए गए थे कि उनको हमने राहदारी देनी है उनको हम क्या करें, अमली जामा पहनाएं। तो उससे क्या होगा, उससे भी हमारे मुल्क में जो रोज़गार है और जो इक्तिसादी रौनकें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा टापी, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया गैस पाइपलाइन का एक मंसूबा काफ़ी अरसे पहले
प्लान किया गया था, लेकिन अफगानिस्तान में क्योंकि हालात काफ़ी ख़राब थे तो उस वजह से वो मंसूबा कंप्लीट नहीं हुआ। तो दोबारा से अब उस मंसूबे को जो है ऑन टेबल ला के उस पर काम शुरू करने का जो है वो टाइम हुआ चाहता है, क्योंकि हम बहुत एक्सपेंसिव जो है वो गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हमारी बिजली भी महंगी हो रही है और बाकी भी हमारे जो चीज़ें हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ रहा है। इसके अलावा ईरान के साथ हमारे एक पाइपलाइन का मंसूबा चल रहा था, ईरान पाकिस्तान गैस लाइन प्रोजेक्ट, जो कि ईरान पे पाबंदियां लगने की वजह से जो है वो सरमहरी का शिकार हो गया। तो उसके बारे में भी देखना चाहिए कि अगर वो मंसूबा अब दोबारा शुरू हो सकता है तो उसको शुरू करना चाहिए। पाकिस्तान को मैं दोबारा कहूँगा अपने मफाद को देखना चाहिए, अपने मफाद में फ़ैसले करने चाहिए, सबके साथ ताल्लुकात रखने चाहिए, लेकिन वो फैसले करने चाहिए जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बेहतर हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे कुछ और अहम मामलात पे आपको जो है हम अच्छी वीडियोस बनाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।